वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न हिंदी के सेक्शन में पूछे जाते हैं दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 में, उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप अपनी भाषा एक हिंदी लेते हैं दोस्तों, भाषा 2 मराठी लेते हैं, तो आपका सारा का सारा पेपर जो होगा वो मराठी में ही होगा। अगर आपको इंग्लिश की जगह पर सिर्फ हिंदी भाषा लेनी है तो आपको भाषा 1 हिंदी सिलेक्ट करनी है, भाषा 2 मराठी लेनी है, और बाकी पेपर क्या होगा दोस्तों आपका, तो वो मराठी भाषा में ही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न पूछा गया है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा आसान होता है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में। पहला जो प्रश्न है पूछा गया है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। अब देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। यहां पर यह नहीं पूछा गया कि रामचरितमानस किसने लिखा है, यहां पर प्रश्न चेंज कर पूछा गया है और 4 विकल्प आपके सामने है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है दोस्तों वो अवधी भाषा है, मतलब आपका विकल्प 1 क्या रहेगा यहां पर सही रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है इसको लिखा है। 2 बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके बारे में स्पष्टीकरण आप यहां पर देखेंगे कि रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। यह श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। इसको सन 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। इस प्रकार क्या है आप यहां पर जो है दोस्तों स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर 1 और पेपर 2 में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो बात को याद रखेंगे। और बड़े सिंपल से क्वेश्चन क्या है आपको साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर क्या है हिंदी के सेक्शन में पूछे जाते हैं। अतः बघा प्रश्न क्रमांक 2 दूसरा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे की सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। आता हे बघा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यांचे उपनाम काय, अशा प्रकारे प्रश्न विचारलेला आहे। म्हणजे टोपण नाव काय, जशा प्रकारे आपल्याला मराठीमध्ये प्रश्न विचारले जातात तशाच प्रकारचा हा प्रश्न आहे। आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे, हरिओद, निराला, अज्ञे किंवा गुलेरी। तर हे बघा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का टोपन नाम क्या है दोस्तों, तो अज्ञे है। मतलब आपका विकल्प यहां पर सी क्या रहेगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। चला पुढचा प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उष्म ध्वनि कौन सी है। अब देखिए दोस्तों उष्म ध्वनि कौन सी है, इस प्रकार का बड़ा सिंपल क्वेश्चन क्या है आपको पूछा गया है। 4 पर्याय आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए। मराठी में भी इसी प्रकार का प्रश्न होता है, बस भाषा बदलकर आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो उष्म ध्वनि कौन सी है, तो सभी को पता है श, स, हो, ये चारों जो होती है दोस्तों वो उष्म ध्वनि होती है। तो यहां पर आपका विकल्प डी क्या रहेगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। स्पष्टीकरण देख लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलते समय गर्म हवा का प्रवाह मुंह से होता है उन्हें उष्म ध्वनि व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, आपको बताया गया है कि यहां पर श, स, हो, ये 4 जो होते हैं दोस्तों ये उष्म व्यंजन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है। बड़े सिंपल क्वेश्चन क्या है आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। पूछा गया है कि आयोगवाह कहा जाता है। आता हे बघा आयोगवाह म्हणजे काय किंवा आयोगवाह किसे कहा जाता है, अशा प्रकारचा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे। आपल्याला 4 पर्याय दिलेले आहे, विसर्ग को,
महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को? तो देखिए दोस्तों, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा, पर्याय जो एक दिया गया है वो यहां पर क्या होगा दोस्तों, उचित विकल्प होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि उसने अनेक अपराध किए किंतु, अब देखिए, किंतु वह कानून से बचता रहा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है कि यह कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जहां पर 2 वाक्य जोड़े जाते हैं, अव्यय से जोड़े जाते हैं, किंतु यहां पर अव्यय है, उसने अपराध किया किंतु वह कानून से बचता रहा, तो यह संयुक्त वाक्य हो जाता है। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा, ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल सही उत्तर यहां पर क्या है, होने वाला है। अगला प्रश्न आता है बघा, हा प्रश्न मराठीमध्ये सुद्धा सेम प्रश्न आहे आणि मराठीमध्ये सुद्धा विचारला गेलेला हा प्रश्न आहे। या ठिकाणी हिंदीमध्ये हा प्रश्न फक्त भाषा बदलून विचारला गेलेला प्रश्न आहे की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आता मराठीमध्ये हा प्रश्न होता की लेखन नियमानुसार शुद्ध शब्द कोणते, हिंदीमध्ये हाच प्रश्न विचारलेला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 70-75% जो सिलेबस होता है हिंदी और मराठी का वो सेम होता है। और महाटेट में हिंदी और मराठी जिन बच्चों का रिजल्ट सब्जेक्ट था दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2, तो उनका 22% रिजल्ट रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, समाजशास्त्र की हम बात कर रहे हैं। या ठिकाणी प्रश्न काय आहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, आशीर्वाद जो है दोस्तों, वो इस प्रकार से सही ढंग से लिखा जाता है। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो क्या होगा, यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि अत्यधिक का विलोम क्या है। विलोम म्हणजे काय, आता हे बघा, विलोम शब्द म्हणजे काय, तर विरुद्धार्थी शब्द। ओके, सीधी बात है दोस्तों, एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। दूसरा ही वीडियो हमारा, मैं आपको बता रहा हूं, 100 वीडियो आपको जो है बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। सिर्फ नोट्स और क्वेश्चन सेट आपको क्या है, यहां पर पेड परचेस करनी है। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है, इस प्रकार का प्रश्न है। मतलब विरुद्धार्थी शब्द क्या है, तो अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली इसका जो विरुद्धार्थी होगा दोस्तों, विलोम शब्द होगा वो अत्यल्प होगा, मतलब बहुत कम। मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों, वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। आप देख सकते हैं कि अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक मात्रा में या बहुत ज्यादा, ओके, से भी ज्यादा, जिसका सटीक विलोम अत्यल्प होगा। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। 8वां प्रश्न पूछा गया है संज्ञा को लेकर, नाम को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। आपल्याला 4 पर्याय दिलेले आहे, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातीवाचक संज्ञा किंवा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शंस दिलेले आहे। और प्रश्न पूछा गया है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो देखिए, बाजार से जो है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। मतलब आपका विकल्प बी क्या रहेगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा दोस्तों। इसका स्पष्टीकरण भी यहां पर आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बाजार सामान्यतः लोगों, दुकानों आदि का एक समूह है। ओके, इसको इसलिए हमने समूहवाचक संज्ञा कहा है। अंत यह एक समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपको पूछा गया है। मराठी में भी यह प्रश्न आपको दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषणचे उदाहरण कोणते। ओके, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण, नीचे से कौन सा उदाहरण जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का दिया गया है, अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न आहे। 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे। तर हे बघा, अत्यंत म्हणजे पर्याय जे 4 असेल, ऑप्शन जे 4 दिलेलं आहे ते आपलं राईट असणार, राईट उत्तर असणार आहे। आता हे बघा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण म्हणजे काय। अत्यंत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ओके, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। उदाहरण बहुत, अधिक, केवल, काफी, थोड़ा थोड़ा आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसको आप मराठी में ट्रांसलेट कर देंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम व्याख्या यहां पर क्या है, दी गई है। तो विकल्प डी आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी के साथ साथ हमने मराठी भी पढ़नी है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं, बस भाषा बदल जाती है। ये बात आप समझेंगे दोस्तों, इसलिए जो है हमारा रिजल्ट जो है लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है।
बिल्कुल, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपको पूछा गया है और संतान क्या होगा दोस्तों, तो हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन आपका जो सी रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि जो संज्ञा पद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं अथवा एक मिनट अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब आपका संतान क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे जितने भी लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 200 से 250 लेक्चर क्या है यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। बिल्कुल यहां पर आपको क्या है, आपके घर की भाषा में समझाया जाएगा। बिल्कुल यहां पर शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, जो हमारी लैंग्वेज है उसी भाषा का वापर हम यहां पर क्या है करते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। अब प्रत्यय क्या होता है तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है तो पीछे लगता है। अब यहां पर सुमित्र एक शब्द दिया गया है, इसमें हमको प्लस करके प्रत्यय जोड़ देना है, मतलब हमने आ प्रत्यय इसमें जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, सुमित्रा हो गया। मतलब आपका प्रत्यय कौन सा लगा है तो आ लगा है। प्रत्यय कहाँ लगता है तो पीछे लगता है, ये बात को समझ लेंगे, ठीक है। उससे जो है शब्द बदल जाता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर हमारा सुमित्रा में आ प्रत्यय लगा है, विकल्प ए सही रहेगा। इसका स्पष्टीकरण यहां पर आपको बताया जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सुमित्र प्लस आ में आ प्रत्यय होगा। यह शब्द सुमित्र मूल शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुमित्रा का अर्थ है अच्छी मित्र या सुमित्र की पत्नी। जहां सुमित्र शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ प्रत्यय लगा है, तो मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि प्रत्यय क्या होता है तो शब्द के पीछे लगाया जाता है, और उपसर्ग क्या होता है दोस्तों तो शब्द के पहले लगाया जाता है। बात याद रखेंगे, क्योंकि दोनों को लेकर एक एक प्रश्न जो है वो कंपलसरी आपको पूछा जाता है। अब यहां पर एक किस शब्दों में उपसर्ग लगा है तो देखिए उपसर्ग नहीं लगा है, सॉरी। यहां पर आपको प्रश्न क्या पूछा गया कि किस शब्दों में उपसर्ग नहीं लगा है, तो देखिए अपवाह, तो यहां पर अप उपसर्ग लगा है, पहले में तो लगा है, ठीक है। पराजय, तो इसमें यहां पर क्या है दोस्तों परा उपसर्ग लगा है, ठीक है। उसके बाद प्रभाव, प्रभाव में क्या है आपको प्रो उपसर्ग लगा है, भाव शब्द बाद में लगा है, ठीक है। लेकिन ओढ़ना में यहां पर उपसर्ग नहीं लगा है। अब उपसर्ग क्या होता है पहले लगता है, जैसे यहां पर अप परा प्रो ये पहले लगे हैं और प्रत्यय क्या होता है बाद में लगता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसी प्रकार से याद रखना है। तो यहां पर ओढ़ना में क्या है आपका उपसर्ग नहीं लगा है, मतलब आपका विकल्प डी क्या रहेगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। अब देखिए तुर्की भाषा का शब्द आपको बताना है, तो देखिए पोस्ट कार्ड क्या होता है इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है। पोस्ट कार्ड आपका किस भाषा का शब्द है तो इंग्लिश भाषा का शब्द है। यहां पर आपको पूछा गया है कि तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है तो कुर्ता। कुर्ता आपका जो होगा दोस्तों वो तुर्की भाषा का शब्द होगा। बाकी आवारा और आवाज जो है दोस्तों ये फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। सही उत्तर कुर्ता है। कुर्ता हिंदी भाषा में प्रयुक्त एक प्रमुख तुर्की मूल का शब्द है। अन्य विकल्पों में पोस्ट कार्ड अंग्रेजी और आवारा आवाज आमतौर पर फारसी मूल के माने जाते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही रहेगा, सी विकल्प आपका दोस्तों बिल्कुल यहां पर क्या है राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। अब देखिए मुहावरा दिया गया है, मुहावरा भी 1 मार्क्स के लिए आपको कंपलसरी पूछा जाता है। इस बात को भी आप समझेंगे दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है तो देखिए कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, या फिर कान का कमजोर होना। तो देखिए कान का कच्चा होना इसका अर्थ होता है कि सुनी बात पर विश्वास करना। मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो संधि को लेकर पूछा गया है दोस्तों, संधि विच्छेद को लेकर पूछा गया है। चलिए
प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न दिया गया कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, डी कुछ काम का ऑप्शन नहीं है, आपका सी कुछ काम का ऑप्शन नहीं है। ओके, सी तो ठीक है, चलिए फिर भी बी कुछ काम का ऑप्शन आपका नहीं है। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक या तीन। तो देखिए ऋग्वेद का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको रुक प्लस वेद करना है दोस्तों, मतलब विकल्प एक सही रहेगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। पर्याय जो एक दिया गया है वो उचित विकल्प यहां पर होने वाला है दोस्तों। इसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे कि ऋग्वेद शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ संयोग से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद रुक प्लस वेद होगा, मतलब आपका विकल्प एक क्या रहेगा दोस्तों, तो सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 अपडेट नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, जिसमें आपको मराठी, हिंदी और बाल मानस शास्त्र के 3 नोट्स यहां पर मिलेंगे 399 में। पीडीएफ नोट्स है दोस्तों, आप इसको जेरोक्स कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड और शॉर्ट नोट्स हमने ये तैयार किए दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी और मराठी का सिलेबस रहा है दोस्तों, टोटली चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली है। और साथ ही साथ बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्रों परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2013 से लेकर 2024 तक जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए दोस्तों, वो टोटली कंसेप्ट हमने यहां पर क्या है ऐड किया है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि 90 में से 65 से 70 मार्क्स आपके यहां पर पक्के हैं। जिस प्रकार के हमने ये नोट्स बनाए, तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों, इस नंबर पर हाई कीजिए, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको तुरंत ये नोट्स मिल जाएंगे। आप इसको जेरोक्स कर पढ़ सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि महाटेट 2026 के लिए परफेक्ट नोट्स आप लोगों के लिए होने वाले, तो ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी आप क्या है इसको कॉन्टेक्ट कर परचेस कर सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी नोट से, बेस्ट नोट से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न पूछा गया कि चौमासा में समास है। अब देखिए चौमासा में कौन सा समास है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए जहां पर भी संख्या आती है दोस्तों, तो वहां पर द्विगु समास होता है, सीधी सीधी सी बात है। तो आपका विकल्प एक जो रहेगा सही रहेगा। आप मराठी की बात करोगे, आप हिंदी की बात करोगे, तो जहां पर आपको संख्या देखने के लिए मिलेंगी तो वहां पर आपका क्या है द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन एक जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। तो देखिए चौमासा में द्विगु समास है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होता है। चौमासा यानी 4 महीनों का समूह हो, इसका अर्थ होता है 4 महीनों का समूह, मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। आता हे बघा पंकज में कौन सा समास आहे। आता मराठीमध्ये सुद्धा हा प्रश्न विचारला गेलेला प्रश्न आहे आणि सेम प्रश्न आहे, म्हणजे हिंदी असो किंवा मराठीमध्ये असो प्रश्न सेम आहे, उत्तर सुद्धा सेम आहे, फक्त भाषा बदललेली आहे। मराठीमध्ये तुम्हाला विचारलं जाईल की पंकज या शब्दामध्ये कोणता समास आहे, और हिंदी में पूछा जाता है कि पंकज में कौन सा समास आहे। तर हे बघा बहुव्रीहि समास म्हणजे पर्याय जे 4 असेल, ऑप्शन जे 4 असेल ते आपला योग्य उत्तर असणार आहे। पर्याय जे 4 दिलेला आहे ते आपला राईट आन्सर असणार आहे। मित्रांनो स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकतात जशा प्रकारे माहिती दिलेली आहे की पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। याद रखेंगे कि जहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। बात आप याद रखेंगे, मतलब आपका विकल्प जो है बहुव्रीहि समास ऑप्शन डी सही रहेगा। अब यहां पर जो दोस्तों पिछले जो 3 प्रश्न है वो 2025 की परीक्षा में पूछे गए हैं पेपर 1 में, म्हणजे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 23 नोव्हेंबर 2025 मध्ये विचारला गेलेला हा प्रश्न आहे की राम बाजार गया वाक्य का अपूर्ण भूतकाल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों कि राम बाजार गया, इस वाक्य को अगर आपको अपूर्ण भूतकाल में करना है तो वाक्य इस तरीके से बनेगा कि राम बाजार जा रहा था, मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है हो जाने वाला है। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19वां प्रश्न विचारलेला आहे कि निम्न में से यह वाक्य अकर्मक वाक्य है। अब देखिए मैंने बताया आपको दोस्तों कि जिसमें कोई कर्म नहीं होता है वो अकर्मक वाक्य होता है, म्हणजे ज्या वाक्यात कोणताच कर्म नाही ते वाक्य अकर्मक वाक्य असतात, आणि ज्या वाक्यामध्ये कर्म असतो त्याला आपण सकर्मक वाक्य असे म्हणतो। म्हणजे या ठिकाणी प्रश्न आहे की निम्न में से यह वाक्य अकर्मक है। तो देखिए राजू बगीचे में बैठा है 23 नवंबर 2025 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो सही आंसर होगा
होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। शेवटचा प्रश्न दिलेला है कि जो अपने काम स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं। महाटेट 2025 23 नवंबर को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो जो अपना काम खुद करता है उसको हम स्वावलंबी कहते हैं। मतलब आपका विकल्प 2 यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। तो इस प्रकार जो है हमने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 विषय हिंदी के लिए 20 प्रश्न देखे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, आपके सामने महाटेट 2026 अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है फिलहाल पेपर 1 के लिए। 2-3 दिन में पेपर 2 के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। 149 रुपये इसका प्राइस हमने यहाँ पर रखा है। और स्क्रीन पर एक आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इसको PDF के स्वरूप में परचेस कर सकते हैं दोस्तों। टोटल 10 क्वेश्चन सेट है और बिल्कुल जो है दोस्तों आपको अवेलेबल करवा कर तुरंत दिया जाएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको जो है प्रश्न संच मिल जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ नए क्वेश्चन भी जो है दोस्तों ऐड है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।